अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज का ये स्पेशल प्रोग्राम जो है ये हमने मुरतब किया आसिफ फरूखी साहब की याद में, जो हमसे बिछड़ गए कुछ अर्सा पहले, लेकिन आज उनकी सालगिरह भी है। और हमने ये सोचा कि उनके जो करीबी दोस्त हैं, उनकी साहिबजादी भी हमारे साथ मौजूद है, उन सब के साथ मिलकर उनकी ज़िंदगी को, उनके काम को, उनकी लेगेसी को याद किया जाए। क्योंकि आसिफ फरूखी जो हैं, उन्होंने अपने बहुत सारे नकूश छोड़े हैं पाकिस्तान के अदब, कल्चर, सकाफत के ऊपर। और आज इसी सिलसिले में हम बात करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए खला है, और पाकिस्तान की अदबी मंजरनामे में एक बहुत बड़ी जो कहते हैं गैप आ गया है। मगर उसके साथ साथ उनका काम इतना वसी था और इतना हमजहद था कि वो अब आने वाली जो नस्लें हैं और आज का जो पाकिस्तान है उसके लिए एक मिश्न राह भी है। तो मेरे साथ मौजूद हैं अमीना सैयद साहिबा, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, आप सब उनको जानते हैं। बहुत अरसे तक वो यूपी के साथ को हेड करती रही पाकिस्तान में, और इन्होंने दाग बेल भी डाली कराची अदब फेस्टिवल जो होता है, और एक बहुत बड़ा इदारा बनकर एक दहाई में उभरा है। उसके बाद इन्होंने अपना अदब फेस्टिवल भी स्टार्ट किया आसिफ फरूखी साहब के साथ। और अमीना आपा जो हैं, हम उनसे भी बात करेंगे मजीद तफसील में। अतिया दाऊद साहिबा कराची से हमें ज्वाइन कर रही हैं, जो कोई बन सके किसी तारुफ की मोहताज नहीं, बहुत नामवर लिखारी हैं, हमारी दानिश्वर हैं, और आसिफ साहब के बहुत क्लोज भी थी। उनके साथ इन्होंने काम भी किया, इनकी तराजुम भी छपते रहे उनके जो जो पर्चा था उसमें। और इरफान जावेद हमें ज्वाइन करें, कोयटा में है इस वक्त वो। इरफान जावेद जो है वो यूं तो एक सरकारी मुलाजिम है, लेकिन उनके जो जो बड़ा तारुफ है वो एक अफसाना निगार और एक लिखारी की हैसियत से है। इरफान फनून में बहुत अच्छा छपते भी रहे हैं, और इनकी अपनी बहुत सारी कलेक्शंस शॉर्ट स्टोरीज की, खाकों की, आप इनका जंग अखबार में, अखबार जहां में और दीगर बहुत सारी पब्लिकेशंस में इनकी तहरीरें भी देखते होंगे। और गजल आसिफ फरूखी जो है, आसिफ साहब की साहिबजादी, वो हमें सिंगापुर से ज्वाइन कर रही हैं। गजल जो है हम उनसे बात करेंगे आसिफ साहब के बारे में। गजल खुद एक पीएचडी की स्कॉलर हैं इस वक्त जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में। तो मैं ये भी तारुफ करवाता चलूं कि वो उनकी लाइफ साहिबजादी जो है वो भी हमारे साथ मौजूद है। और हमें अभी कुछ ही देर में हारिस खलीक भी ज्वाइन करेंगे, जो एक शायर भी हैं, आजकल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, और एक नामवर नकाद भी हैं। तो मैं सबसे पहले अमीना आपा आपकी तरफ आता हूँ। आपने आसिफ भाई के साथ बहुत देर काम किया सारे अदबी फेस्टिवल्स में, और वो आपकी कोलैबोरेशन की वजह से ही वो एक इतनी बड़ी पाकिस्तान में, और यूं समझिए ग्लोबली उसकी एक इतनी बड़ी एक पहचान बन गई पाकिस्तान की। तो हमें उसके हवाले से बताइए कि आपका उनके साथ जो है वो ताल्लुक और काम करने का सिलसिला जो था वो कैसा था, और क्या आपने देखा, क्या उनकी जो हुनर और जौहर पाए, जो हम सब वाकिफ हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ बहुत से लोग जो इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे होंगे ऑनलाइन, वो भी ये आपकी बात देखें, उसको सुने। जी बहुत शुक्रिया रज़ा, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मौका मिलता है आसिफ के बारे में बात करने का, चूँकि इससे बहुत एक किस्म की मुझे सुकून आता है। असल में हमारे जो दोस्ती थी और जो हम लोग आपस में मिल के काम करते थे, ये लिटरेचर फेस्टिवल से बहुत पहले शुरू हो गया था। कि जब मैंने ऑक्सफोर्ड में थी, और आसिफ से मेरी मतलब इतनी पुरानी बात हो गई है कि मुझे याद भी नहीं कि किस तरह मुलाकात हुई। लेकिन वो मुझे हम लोग मिलते रहे, और फिर एक किस्म के वो मेरे पब्लिशिंग एडवाइज़र बन गए। और कोई भी हमारे पास कोई मैन्युस्क्रिप्ट आती थी या कोई नया ऑथर आता था, तो मैं आसिफ को फ़ोन करके उनसे पूछती थी कि उनकी क्या राय है। और हमेशा वो इतनी गहराइयों में जाते थे, और इस कदर उनका मतलब ये ना सिर्फ उर्दू लिटरेचर लेकिन इंटरनेशनल लिटरेचर में उनका इस कदर उनकी मालूमात थी और तालीम थी कि मैं तो हैरान रह जाती थी। कोई भी किसी का भी मैं नाम ले लूँ, पता चला कि आसिफ ने उनकी किताबें पढ़ डाली हैं। तो इस तरह हमारा काम शुरू हुआ। वो हमें मुझे गाइड करते थे, एडवाइस करते थे। फिर वो समझिए एडिटर बन गए, कई किताबों में उनने एडिटिंग की।
اور کمپلیشن کی، اور پھر وہ خود بھی لکھتے تھے کتابیں، کبھی کوئی انٹروڈکشن لکھ دیا یا کبھی ایڈیٹر بن گئے. اور اس قدر ان نے ہماری جو کتابیں تھیں ان میں ان کا بہت سمجھے جو آکسفورڈ یونیورسٹی پبلشنگ پروگرام آگے بڑھایا، بہت تیزی سے ماشاءاللہ آگے بڑھا تھا، اس میں آصف کا بہت ہاتھ تھا. اور ان کی مجھے وہ یاد آ رہی ہے ایوننگ آف کیج بیسٹس جو انہیں لکھی تھی ان کے فرانسس پریچٹ کے ساتھ، اور وہ اتنے مزے مزے کے یہ ٹائٹلز وہ لاتے تھے. اس کے بعد پھر میں گئی تھی 2009 میں جے پور لٹریچر فیسٹیول گئی تھی. وہاں میں بہت متاثر ہوئی فیسٹیول سے. مجھے لگا کہ یہ ان کے جو انڈین آتھرز ہیں ان کو اس قدر وہاں عزت مل رہی ہے، اور ان کو وہاں اتنا اچھا پلیٹ فارم ہے کہ ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں. واپس آ کے میں نے آصف سے اس کا ذکر کیا تو یہ بھی انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ اچھا دیکھیں گے، میں سوچوں گا اور بات کریں گے. فوراً راضی ہو گئے. اس سے میری اتنی حوصلہ افزائی ہوئی. تو سمجھیے کہ 2009 سے ہماری پلاننگ شروع ہو گئی اور 2010 میں ہم نے پہلے لٹریچر فیسٹیول کر لی. اور اس میں بھی میں تو حیران رہتی تھی. ہماری میٹنگز ہوتی تھیں بہت ہی، جب وقت قریب آتا تھا تو ہر ہفتے، پھر اس سے پہلے مہینے میں دو دفعہ کم از کم. تو اس میں آصف کے جو آئیڈیاز ہوتے تھے، پہلے تو ہم وہ ڈھانچہ بناتے تھے کہ اتنے سیشن ہوں گے، اتنے دن چلے گی. تو پھر جب وہ کہتے تھے اچھا ان کو بلا لیں، اچھا یہ سیشن، اتنے زیادہ آئیڈیاز ہوتے تھے. میں کہتی تھی آصف ہم کس طرح یہ سب سمیٹ کے اتنے 2.5 دن میں ہم کس طرح کریں گے. لیکن ان کے پھر میں بھی میرا بھی جی چاہتا تھا کہ اتنے اچھے اچھے وہ آتھرز کے نام لیتے تھے، سیشنز کے نام لیتے تھے، کہ میری بھی کوشش ہوتی تھی کہ وہ سارے کسی طرح ہم لوگ سب کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ بنا لیں. پھر ہم یہ کہتے تھے کہ چلے آصف ہم لنچ پہ کر لیں گے، لنچ میں ہم ایک سیشن ڈال دیں گے. تو اس طرح پھر چلیے ہم 1 گھنٹہ پہلے شروع کریں گے، 1 گھنٹہ اور کھینچ لیں گے. تو بہت مزہ آتا تھا. اور سب سے اچھا مزہ یہ آتا تھا کہ ان کا جو سینس آف ہیومر ہے، اس قدر وہ چٹپٹی باتیں کرتے تھے، ہنساتے تھے. پھر ہم لوگ آپس میں ایسے مذاق میں لوگوں کے نام بھی رکھ دیتے تھے کہ فلاں تو ایک کوئی فارنر آئی تھی، ان کا نام تھا LADLEY ایسی کچھ. تو آصف نے ان کا نام رکھا تھا لاڈلی بیگم. تو ہم لوگ اتنا ہنستے تھے اور خوش ہوتے تھے، اتنا مزہ آتا تھا. ان کی پرسنالٹی اتنی اچھی تھی کہ کام تو ہوتا تھا، کام تو اپنی جگہ پہ، لیکن مل کے بیٹھ کے ہنسی مذاق میں بہت اچھا لگتا تھا. بہت بہت بالکل یہی ان کی خاصا تھا کہ کام بھی وہ بے حد کرتے تھے، لیکن ان کی جو ایک انسانیت اور ان کی جو ایوری ڈے سینس آف ہیومر، وہ بالکل مجھے بھی یاد ہے. اور میں تو خیر آپ نے یہ ذکر کیا ان کے کام کے حوالے سے، مگر میں تو خود بہت حیران تھا جب ان کو پہلی بار ملا. وہ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے کام بھی کر رہے تھے، دنیا ذات کا پرچہ بھی نکال رہے تھے، تراجم بھی کر رہے تھے، اپنی کتابیں بھی لکھ رہے تھے. تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ آپ کو ایسا وقت کہاں سے ملتا ہے، کیونکہ میں خود ایک فل ٹائم نوکری میں تھا. اور میرے تو وہ آصف صاحب ایک انسپریشن تھے 15 سال سے، کہ میں نے کہا کہ اگر یہ کس طرح سے اپنا وقت مینج کرتے ہیں کہ اتنا کچھ کر لیتے ہیں. اور وہی میرے لیے آج بھی میں حیران ہوں کہ کم ہی لوگ ہیں میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ جو اتنا کچھ اپنی مختصر زندگی میں اتنا کچھ پروڈیوس کر کے چھوڑ کے گئے ہوں تمام لوگوں کے لیے. تو میں عطیہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، اور ہمیں تھوڑا سا آصف صاحب کے ساتھ جو آپ کا رہا ایک کام کے حوالے سے بحیثیت ایک ادیبہ کے اور ایک کامریڈ کے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. جی، میں اس کی پہلی ملاقات سے شروع کرتی ہوں، کیونکہ میری اس طرح سے جو مجھے یاد آتا ہے، جو میرا سندھی ادب میں نام جانا پہچانا تھا، مجھے سندھی ادب میں لوگ جانتے تھے، لیکن ابھی اور پاکستان لیول پہ یا کہیں اور نہیں. ایک دن میرے گھر کی اچانک بیل بجتی ہے اور انہوں نے کہا کہ میرا نام آصف فرقی ہے اور مجھے عطیہ داؤد سے ملنا ہے. بٹھا دیا ان کو، اندر آئے. میں ان کے نام سے تو واقف تھی، لیکن اتنی جو ہے نا ملاقات اس لیے تھی کہ میری شاعری کی کچھ 2 نظم کسی نے جو ہے دا نیوز اخبار میں، کوئی ایک چھوٹا سا میگزین آتا تھا، اس میں وہ پبلش ہوئی تھی.
तो वो जैन गुडविन को मिली थी और जैन गुडविन ने पाकिस्तान में आसिफ से रब्ता किया कि मुझे अतिया की परमिशन चाहिए किताब के टाइटल पे। आसिफ खुद आए घर में और उन्होंने कहा कि ये तो है लेकिन, और उसी मुलाकात में जो है ना वो हमारे फैमिली फ्रेंड बन गए, अबड़ों के भी दोस्त, मेरे बच्चों के भी सब। और उन्होंने फिर बाद में कुछ अरसे उन्होंने कहा मैं भी कुछ नज़म जो है वो आपके तर्जमा करना चाहता हूँ। कोई हफ्ता 15 या 20 दिन भी नहीं गुजरे होंगे तो उन्होंने कहा कि ये तो बस ऐसे में बैठा था तो किताब पूरी हो गई, तो ऐसा करते हैं हम किताब छाप देते हैं। उसके बाद फिर वो मुझे जो है ना फिर वो हमारी पूरी जिंदगी में शामिल थे, सिर्फ अदबी नहीं। अगर मेरी और बेटी का आपस में कुछ खिटपिट होती है उसका भी आसिफ वो भी आसिफ को फोन करेगी, मैं अबड़ो और मेरा आपस में कुछ होता है तो आसिफ को फोन जाता है। तो वो फिर हमारे जो है ना वो फैमिली एडवाइजर भी थे, दोस्त भी थे, रिश्तेदार भी थे। तो एक जाती रिश्ता भी उनके साथ बहुत रहा। और दूसरी बात ये थी कि मैं जाती तौर पर काफी सुस्त रही हूँ और काफी लोग कहते हैं कि जो है ना, हालांकि मैं फेमिनिस्ट शायर हूँ लेकिन मेरी जिंदगी में 2 मर्द हैं जिन्होंने मुझे काफी आगे किया। उसमें एक अबड़ो है जो मेरी तहरीरों को संभाल के रखते हैं और दूसरे आसिफ हैं जो मुझे खूब जो है वो इस तरह से जो आगे बढ़ने के लिए धक्का दे देते हैं। तो मुझे बस आसिफ एक धक्का दे देते थे और मैं पढ़ जाती थी। हर किताब मुझसे उन्होंने इस तरह की लिखवाई, कोई ना कोई असाइनमेंट देकर और फिर वो एक धांसा देते थे कि बस ये करना है और मैं जो है फिर वो उसमें लग जाती थी। इतनी बड़ी ऑटोबायोग्राफी में कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकती थी कि मैं ऑटोबायोग्राफी लिखूंगी। मैं इंडिया जा रही थी, उससे पूछा कि मैं क्या करूं, उसने कहा ऑटोबायोग्राफी लिखो। इंडिया में जाकर फिर मैंने बड़ा उसको बुरा भला कहा कि भाई खुद क्यों नहीं लिखते अपनी, मुझे लगा दिया, मैं इसमें पता नहीं कौन से फेज में चली गई हूँ शायरी के हवाले से। लेकिन ये था कि जब हमने अच्छा दूसरी बात है कि जो आखिरी दिन भी थे उसमें कभी भी वो अदबी सफर से थके नहीं थे। मेरी आखिरी जब मुलाकात थी उसमें हमने बैठकर उनको कहीं भी ये नहीं था कि उनको वो जा रहे हैं, सुना है कि मरने वाले लोग बहुत बताते हैं। आखिरी मुलाकात में भी हमारी ये बातें हुई कि अब मैं भी उस एक ही इलाके में हम लोग दोबारा शिफ्ट हुए, डिफेंस में भी साथ थे, फिर गुलशन में भी। तो अब हमें अदबी महफिलों को कैसे सजाना है, क्या करना है, मुसलसल ये बातें थी, मुझे समझ में नहीं। और जैसे उनकी जब डेथ हुई तो मुझे पहली बार आसिफ पर गुस्सा आया कि मुझे लगा कि उन्होंने बड़ा धोखा किया हमारे साथ। पहला मेरा रिएक्शन दुख नहीं था, गुस्सा था कि अब वो मिलेंगे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, कि ये क्या बात है। और उनकी जिस दिन डेथ हो रही थी उससे पहले मैंने उनको एक SMS भी किया था कि आप फौरी तौर पर राब्ता करें वरना मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, कि जो है ना इस तरह की जो एक मजाक थी। लेकिन एक जिंदगी में, और मुझे भी नहीं पता था कि अब उनके बगैर जिंदगी हमारी गुजरेगी कैसे। तो एक हाँ, तो उनका बस बहरहाल से इंसाफी उम्र की बहुत ज्यादा जो है ना वो बातें याद है। लेकिन अभी भी एक मतलब इतना अरसा हो गया है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो मुझे फोन करके क्यों नहीं पूछता कि तुम क्या लिख रही हो। और अक्सर जो है क्यों और जो है ना अच्छा लिखा है, बुरा लिखा है, या ये तुम्हारी तहरीर इतनी ज्यादा इसमें जान नहीं है, तो मुझे बिल्कुल जहन में नहीं आता कि जो है उनकी डेथ को कबूल ही नहीं कर पाता दिमाग की। वो क्यों नहीं पूछते कि भाई क्या कर रही हो और कहाँ चला गया अचानक। तो एक अजीब सी कैफियत है। बिल्कुल, बिल्कुल अतिया साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा। वो एक मुदीर तो थे ही वो पर्चों के, किताबों के, लेकिन उनका जो एक जाती ताल्लुक वो बनाते थे राइटर से। मैं इतने लोगों से मिला हूँ जिंदगी में पिछले 10-15 साल में। हिंदुस्तान में इतने अदीब हैं उर्दू के लिखने वाले, वो सब आसिफ भाई को जानते थे क्योंकि वो उनकी तहरीरें शाया भी करते थे, वो उनको इनकरेज करते थे। और पाकिस्तान में भी उनका पूरा एक हल्का था। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि वो एक अदबी और एक पर्सनल ताल्लुक भी बना लेते थे। मैं आगे बढ़ता हूँ इरफान जावेद की तरफ। इरफान, आप भी आसिफ फरूखी साहब को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, आपने उनके साथ काम भी किया। आपने हाल ही में उनकी जो है अफसानों का एक मजमुआ, उसको मुरतब भी किया है। तो एक तो अपनी कुछ यादाश्तें भी बताइए और उनका जो मकाम है, क्योंकि बुनियादी तौर पर तो उनकी जो अफसाना निगारी है
जो उनका तख्लीकी एक यूं समझिए खासा है, उसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डालिए नाजरीन के लिए। जी रजा, जब मैं कराची शिफ्ट हुआ, कराची में मैं 2004 में शिफ्ट हुआ था परमानेंट फैमिली के साथ। उससे पहले से मैं आसिफ साहब को जानता था और हमारी मुलाकातें ज़्यादा इस्लामाबाद में रही। ये उस दौर की बात है जब मैं अभी फ़नून में लिख रहा था और आसिफ साहब से चंद मुश्तरका दोस्तों के हवाले से मुलाकातें रहती थी। बहुत ही खुशगवार तासुर था उनका, बड़े हंसते खेलते, एक अमूमी तासुर उनके बारे में बाद में ये बना कि वो ज़रा थोड़े से लिए दिए रहते हैं, लेकिन जब वो अपने करीबी दोस्तों में और अपने हल्के में होते थे तो हमेशा बहुत ज़्यादा खिलखिलाते, मुस्कुराते और शगुफ्ता मिजाज होते थे। अभी आपने तज़किरा किया इनकरेज करने का, याद रखिए कि आसिफ एक नक्काद भी थे और जहाँ पे जारहाना तनकीद हमें नज़र आती है, आसिफ साहब के यहाँ हमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आती थी, वो ये कि मैंने उनके कलम से किसी शख्स की दिल आज़ारी होते आज तक नहीं देखा। और बावजूद इसके कि वो मज़ामीन लिखते थे, वो अदबी रसाइल में, उसके अलावा उनके अखबार में, डॉन में बाकायदगी से और अखबारात में मुख्तलिफ जगहों पे उनके मज़ामीन आते थे, लेकिन कहीं पे कभी भी बावजूद इसके कि उनके हाथ में कलम था, वो दिल आज़ारी का बायस नहीं बने, हमेशा दिलजोई और हौसला अफजाई का बायस बने। अच्छा, ये कराची लिटरेचर फेस्टिवल से पहले की बात है कि उनके मैं अफसाने पढ़ता रहता था। तो एक मरतबा मैंने उनसे कहा कि आसिफ साहब, आप इस्लामाबाद भी मुझे मिलते रहे, यहाँ पे भी बहुत से लोगों के प्रोग्रामों में आप शिरकत करते हैं, तकारीब जो हैं रूनमाई की किताबों की, वहाँ पे अपने मज़ामीन भी पढ़ते हैं और वहाँ पे आप सदारत भी करते हैं। तो आपके अपने फिक्शन के हवाले से एक अजीब चीज़ ये नज़र आती है कि जहाँ दूसरों को आप इतना नुमाया करते हैं, आपका एक फिक्शन में बहुत अच्छा नुमाया मुकाम है, लेकिन क्या वजह है कि मतलब मुझे एक अजीब चीज़ ये नज़र आती थी कि यहाँ पे लोग खुद नुमाई की जानिब बढ़ते हैं, जबकि उनके किसी आप कराची लिटरेचर फेस्टिवल में देख लीजिए, इस दौरान उनकी किताबें आई, उन्होंने किसी किताब का की रुनवाई खुद नहीं रखवाई अपने किसी यानी कि तसनीफ की। तो बहरहाल फिर मैंने ये किया कि उनके तमाम अफसाने असरे नौ पढ़े, वो कोई 125 से ऊपर अफसाने थे और उनका मैंने एक इंतखाब करके उनको नहीं बताया और उनको मैंने और उस पे एक तवील मजमून लिखा जो तासुराती नौयत का था ज़्यादा, और वो मजमून और वो पूरा एक रजिस्टर मैंने बनाया जिसमें हर अफसाने के वो मैंने नंबर दिए, उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स थे जिनके नंबर दिए मैंने। मिसाल के तौर पे ज़ुबान का दिया, कहानी प्लॉट का दिया, किरदारों के हवाले से दिया, और उनको मैंने एक दिन कॉल किया कि आसिफ साहब मुझे कोई काम है आपसे, तो मैं आपके घर आना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बिल्कुल तशरीफ लाइए। तो मैं शाम को गया और मैंने उनको एक लिफाफा दिया जिसमें वो मुसवदा था और मैंने कहा कि आसिफ साहब ये मुसवदा देख लीजिएगा। अमूमी तौर पे होता यह था कि वो 2-4 हफ्ते लगा देते थे क्योंकि बहुत वो पढ़ते थे। तो उन्होंने ये किया कि अगले रोज ही सुबह उनकी कॉल आ गई मुझे। मैं हैरान रह गया। उन्होंने क्या किया कि फिर मुझे बताया कि मैं रात को ये लिफाफा रखने लगा था, तो मैंने कहा कि देख लूं अंदर है क्या, और अंदर जब उन्होंने देखा तो उनकी अपनी कहानियों का एक तज्जिया भी था और इंतखाब भी था। तो वो कहने लगे कि मैं आधी रात तक जागता रहा और ये पढ़ता रहा, और इरफान मियां ये तो आपने, यानी कि बहुत खुश हुए, और उन्होंने कहा कि इसमें ना सिर्फ ये कि उस तज्जिए और उस तासुराती मजमून को, बल्कि उन्होंने कहा कि वो जो टेबल मैंने बनाया था उसको भी कहीं शाया कराया जाए। तो बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि बिल आखिर वो एक किताबी सूरत में चीज़ आई और इससे उन्होंने इत्तफाक किया। अजीब बात यह है कि ये जो इंतखाब शाया हुआ ये 2011 में हुआ था। 2011 से लेके 2020 यकम जून 2020 तक उन्होंने बहुत कम अफसाने लिखे। उनके अफसानों की तादाद उंगलियों पे गिनी जा सकती है। तो गोया ये इंतखाब एक नौयत का उनका हतमी इंतखाब ठहरा। तो ये अगर इस पे तनकीदी निगाह से बात की जाए और इसका तज्जिया किया जाए तो इस पे बहुत से इसके पहलू हैं जिन पे बात की जा सकती है। मिसाल के तौर पे आसिफ साहब की जो वक्त क्योंकि यहाँ पे मुख्तसर है तो मैं मुख्तसरन सरसरी बात करूंगा कि उनकी अफसाना निगारी को 3 अदवार में तकसीम किया जा सकता है। कि इब्तदाई दौर था, इब्तदाई दौर में आपको उनके घर का माहौल और उसके अलावा एक मिडिल क्लास घराने के माहौल और रवायत, फूफियाँ, चाचियाँ, ताइयाँ, दादियाँ, नानियाँ, तोते का पिंजरा, ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं जो कि एक अर्बन कराची के एक कल्चर का हिस्सा है मिडिल क्लास का।
اچھا پھر بیچ میں ان کا ایک درمیان کا وقفہ وہ ایک دور آیا جس میں نسبتاً انہوں نے کمزور افسانے لکھے، وہ تھے ان کے زیادہ یہ تھے علامتی افسانے تھے، اور پھر بعد میں ان کو اپنی اصل آواز ملی صحیح معنوں میں، اور سب سے مضبوط اور توانا افسانے یہاں تو ابتدائی دور میں نظر آتے ہیں، یہ بعد کے دور میں نظر آتے ہیں جب وہ کراچی اور پاکستان کے ساتھ پوری طرح ذہنی طور پہ ایک اس دور میں تھے جہاں پہ he was grounded in the real country and in the real city. تو اسی دوران انہوں نے پھر وہ لکھا، کراچی کے حوالے سے لکھا، خوف و دہشت کا ایک ماحول تھا اس کا انہوں نے کیا. تو وہ ان سارے افسانوں کو اگر اکٹھا کیا جائے تو ایک موزیک، ایک پورے کا پورا جگس آف پزل کے وہ مختلف حصوں کی طرح اکٹھے ہوتے ہیں. پورا پاکستان کا کلچر، ثقافت 9/11 کے بعد کی ان سب افسانوں میں آپ کو بڑی واضح طور پہ نظر آتی ہے. ان کو اکٹھا ہی پڑھا جانا چاہیے. جب وہ اکٹھے پڑھے جائیں تو اس سے عمدہ ڈپکشن اس دور کے ایک کی جو عکاسی کی گئی اس معاشرے کی وہ کم ہی کہیں نظر آتی ہے. تھینک یو. بہت آپ نے جامع انداز میں بتایا. میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. کچھ آپ نے ان کے ساتھ جو اور ملاقاتیں آپ کی ہوئیں اس کا بھی ذکر کیجیے گا. تو ہمیں حارث نے بھی جوائن کیا، لیکن حارث میں آپ کی طرف میں بعد میں آتا ہوں. پہلے میں غزل کی طرف بڑھتا ہوں. غزل آپ یہ ہمیں تھوڑا سا بتائیے آصف صاحب کی جو آپ کا ظاہری بات آپ کے تو والد تھے اور ایز اے فادر ان کا جو رشتہ تھا، اور آپ خود ماشاءاللہ اتنی ذہین اور لائق اور اکمپلشڈ ہیں. تو ذرا اس کے بارے میں ہمیں بتائیے، چونکہ ہم اب بہت سے ناظرین یہ بھی جاننا چاہ رہے ہوں گے. آپ کا مائک. جی شکریہ رضا صاحب. جیسے کہ آپ نے کہا کہ آئی مین والد کو یا والد سے رشتہ مطلب الفاظ میں بیان کرنا ہی میرے لیے تو آئی مین بالکل ابھی تک ناممکن ہے. میرے پاس مطلب تھے کا لفظ بھی ان کے لیے بولنا میرے لیے اتنا مشکل ہے کہ میں اس وقت مطلب ان کا رشتہ بیان کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے. بس یہ ہے کہ ہم لوگ، میں جب چھوٹی تھی مجھے لگتا تھا کہ شاید سبھی کے گھر میں ایسے ہی ہوتا ہے. ہم لوگ مجھ سے کہا جاتا تھا کہ ہمارے گھر میں 2 ڈاکٹر رہتے ہیں، ایک میرے دادا، ایک میرے ابو، اور ایک کتابوں کے ڈاکٹر ہیں اور ایک لوگوں کے ڈاکٹر ہیں، کیونکہ ابو MBBS ڈاکٹر بھی MBBS ڈاکٹر ہی تھے. تو میں سمجھتی تھی کہ بہت نارمل چیز ہے، کتابوں کے بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں دنیا میں اور لوگوں کے بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں. یہ دونوں مطلب 2 موڑ ہیں، 2 شکلیں ایک ہی چیز کی. بہت بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ اس طرح مطلب یہ ایک سمرائز کیا گیا. لیکن ابو نے جب مجھے یہ ایکسپلین کیا تھا، یہ جس طرح انہوں نے یہ بتایا، اس سے ادب سے اور کتابوں سے ان کا جو اپنا رشتہ تھا، میرے دادا کا جو رشتہ تھا، اور جو رشتہ وہ چاہتے تھے کہ ہم میں بھی وہی رشتہ کتابوں سے، ادب سے پیدا ہو، وہ میرے خیال سے اس میں اس جملے میں نمایاں ہے. تو ابو کے بارے میں ایک چیز جو یہ کہہ سکتی ہوں کہ انہوں نے بہت شروع سے یہ کوشش کی تھی کہ گھر میں جتنے بچے ہیں ان سب میں ادب کی طرف رجحان ہو. نہ صرف ادب کی طرف رجحان ہو، لیکن ہم سب میں یہ حس پیدا ہو کہ دنیا میں کیا کیا چیزیں ہیں دیکھنے کو، معلوم کرنے کو، سوچنے کو. وہ بہت یہ ساری چیزیں بہت سیریسلی ہم سب سے ڈسکس کرتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ ایک بڑے آدمی تھے، بچوں سے اپنے ادب کے بارے میں بات نہیں کرتے تھے. ان کی کتابیں میں نے بہت بعد میں پڑھی، لیکن وہ اپنی کہانیاں ہمیں بیٹھ کے سناتے تھے. تو میں نے ان کی ساری کہانیاں سنی ہوئی ہیں ان کی ہی آواز میں. تو میرے لیے اصل میں ان کو پڑھنا بہت مشکل ہے، کیونکہ میرا پہلا انسٹنکٹ ہوتا ہے کہ میں ابو سے کہوں آپ
पढ़ के सुना दें, आपकी आवाज़ में बहुत अच्छा लगता है। और अब्बू जैसे कि सब जानते हैं बहुत अच्छा बोलते थे, बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ते थे, तो जो चीज़ उनकी आवाज़ में सुनी जा सकती है वो मैं अपनी आँखों से मेहनत करके क्यों पढ़ूँ। तो लोग मतलब अब ये है कि एक अदीब चला जाता है तो हम ये कहते हैं कि किताबें रह गई हैं उनकी, हम उनकी किताबों से रिश्ता जोड़ सकते हैं। मेरे लिए ये है कि वो रिश्ता जोड़ा ही उनकी आवाज़ ने था और वो अब नहीं है मेरे पास, तो ये बिल्कुल, बिल्कुल। बस ये एक बात है। लेकिन जैसे कि आप सबने कहा अब्बू का जो अदब से रिश्ता था वो उनके लिए बहुत पर्सनल चीज़ थी, कि वो हमारे मतलब बाप बेटी के रिश्तों में भी वो हिस्स उतना ही सीरियस था जितना वो दूसरे अदीबों से जब बात करते थे, किसी और से भी। तो ये एक खूबी थी जो मेरे ख्याल से शायद बहुत कम बेटियों का तजुर्बा होगा। तो बस ये एक चीज़ शेयर करना चाहती थी। नहीं, थैंक यू सो मच गजल। मुझे पता है कि आपके लिए कितना मुश्किल होगा, आपने मेरी दावत को कबूल किया, मैं बहुत मशकूर हूँ। और ये आसान काम नहीं होता, क्योंकि हम सब जो है उनके लिए जब थे का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो एक नाकाबिले यकीन सी कैफियत जो है वो तारी हो जाती है, क्योंकि अभी तक ज़हनी तौर पर हम इस चीज़ को बहुत से उनके दोस्त और उनके चाहने वाले जो हैं वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। तो हारिस, मैं आपकी तरफ आता हूँ, शुक्र है कि आप आ गए। मुझे ये बताइए, हमने काफी गुफ्तगू की अतिया साहिबा से, अमीना आपा से, इरफान से, तो जो आप और मैं हम अक्सर बात करते रहे हैं आसिफ साहब की जो एक स्टैचर और जो उनकी एक अहमियत थी पाकिस्तान के अदबी और इंटेलेक्चुअल मंजरनामे में, वो जो थोड़ा सा उस पर रोशनी डालिए, और फिर ये मजीद हमें थोड़ा सा आपकी जो अपनी पर्सनल उनके साथ बहुत ही एक गहरा ताल्लुक था उसके बारे में भी बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया रजा। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पता है कि मैं इत्तेफाक से ये इंटरनेट के और कनेक्टिविटी के बहुत ज्यादा मसाइल हैं जहां मैं रहता हूं, तो मैं सबसे पहले तो बेइंतहा माजरत। नो प्रॉब्लम। अच्छा, आपकी आवाज जो है आपने चूंकि माजरत की और साथ ही में इंटरनेट ने दगा दे दिया। अच्छा, बहरहाल मैं थोड़ी सी ये हारिस अभी आते हैं वापस, तो जब आसिफ साहब जब चले गए तो हम कई दिन आपस में बात करते रहे, और खैर वो मुझ पे तो लिखने की भी कोई हिम्मत नहीं हुई। मजमून मैंने लिखा कि किस तरह से मैं लिखूं, क्योंकि कभी सोचा ही नहीं था कि इतनी जल्द और इतनी यक जो है वो हम लिखेंगे इस तरह की बात। मगर ये कि आसिफ साहब जो है वो हम अभी हमने बहैसियत अदीब, बहैसियत एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर, अभी इनके स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो है तालीम के शोबे में भी वो चले गए थे, और एक मुदीर भी थे, और जैसे अतिया साहिबा ने कहा कि वो जिस तरह से वो खींच कर और जो है याद दहानी करवा कर लिखवाते भी थे, लेकिन उनका जो एक रोल होता है पब्लिक इंटेलेक्चुअल का, यानी कि अवामी सतह के ऊपर और माशरे के जो है अंदर जो है एक आवाज जो है न सिर्फ ये कि दानिश की, हिकमत की, रैशनैलिटी की, बल्कि ये कि एक अदब का जो मैसेज फैलाना है। जैसे कि अमीना आपा ने बड़ी खूबसूरती से बताया कि किस तरह से उनको वो ये जो है पैनल्स बनाते रहे इनके साथ फेस्टिवल्स में, या किताबों के ऊपर एडवाइस करते रहे, और उनको अजबर चीजें याद होती थी। और ना सिर्फ उर्दू और इलाकाई अदब पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, बल्कि आलमी अदब। देखिए जितना उनकी कमांड थी कि अरब वर्ल्ड में क्या लिखा जा रहा है, अफ्रीका में क्या लिखा जा रहा है, लातीनी अमेरिका में क्या लिखा जा रहा है, बहुत कम लोग हैं पाकिस्तान में इस तरह के कि जो पाकिस्तान से भी उतने ही रचे बसे हुए हैं। जैसे इरफान ने कहा कि उनकी अफसाने जो है पाकिस्तान की सकाफत की अक्कासी करते हैं, मगर उनका एक ग्लोबल यानी कि एक आलमगीर जो है रिश्ता भी मौजूद था दीगर अदबी तहरीकों के साथ और दीगर अदीबों के साथ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा हमारे लिए खला जो है ये अब हो गया है।
لیکن یہ کہ ابھی جیسے غزل نے کہا کہ کتابوں کے جو ادیب چلے جاتے ہیں تو ان کی کتابیں جو ہیں وہ انہی کے ساتھ یاد رکھا جاتا ہے، لیکن بالکل آواز بھی اہم ہے، وہ ذاتی تعلقات اور وہ شفقت اور وہ یگانگت جو ہے وہ بھی انسانوں سے محروم ہو جاتا ہے. تو میں عرفان آپ کی طرف آتا ہوں. آپ تھوڑی سی اور اپنی مجھے پتا تھا کہ آپ کچھ شیئر کرنا چاہ رہے تھے اپنی یادداشت. جی اچھا رضا، اس طرح ہے کہ جس طرح ابھی غزل نے ذکر کیا کہ وہ اپنے افسانے پڑھ کے سناتے تھے، اپنی تحریریں پڑھ کے سنایا کرتے تھے، تو مجھے یاد ہے کہ ایک وہ جب کوئی کتاب پڑھتے اس کا ہمیشہ تذکرہ کرتے. میرا ان سے بہت باقاعدگی سے بہت ہی وہ رابطہ رہتا تھا. میرے گھر کے ساتھ ہی ذکیہ سرور ہیں، سرور صاحب تھے، ان کے ہاں وہ آیا کرتے تھے. پھر میں ان کے ہاں آصف صاحب کے ہاں ہر مہینے میں ایک آدھ چکر لگ جاتا تھا. تو وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ جب ان کی کوئی بیٹی ان کی کتاب کو، ان کی پسند کی ہوئی کتاب کو پسند کر لیتی تھی تو گویا وہ اسے ایک اوتھینٹسٹی مل جاتی تھی ان کی رائے کو. وہ کہتے تھے بھائی یہ تو میری بیٹی فلاں نے بھی اس کو پسند کر لیا. ایک مرتبہ وہ لمز سے اپنی ایک بیٹی شاید غزل ہوں گی، ان سے مل کے آئے تو مجھے کہنے لگے کہ عرفان میاں ایک عجیب بات ہوئی، وہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ ہے جو علامہ اقبال کا پورا کلام زبانی جانتا ہے. اور وہ بہت حیران تھے اور ساتھ ہی خوش بھی تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ ایک دور جو ان کے اپنے والد کا ایک زمانہ تھا جب لوگوں کو اشعار باقاعدہ یاد ہوتے تھے اور وہ گفتگو میں استعمال کرتے تھے، وہ زمانہ چلا گیا. لیکن اب جب وہ اقبال کو اس طرح ایک ینگ اسٹوڈنٹ میں کو دیکھتے تھے کہ وہ پڑھتا ہے اور یاد رکھا ہے اس نے اقبال کو، تو وہ بہت انہوں نے اس چیز کا مجھ سے وہ اظہار کیا. اچھا، ان کو جن چیزوں سے زندگی میں عشق تھا اپنی بیٹیوں سے تو تھا. دوسرا، ان کو ادیبوں میں انتظار صاحب سے تو وہ سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے انتظار صاحب پہ کام بھی بہت کیا. ایک مجھے چھوٹا سا ان کی شگفتگی کے حوالے سے دو چھوٹے سے واقعات میں بس مختصراً بتاؤں گا. ایک ان کے جو عشق ان کو انتظار صاحب سے تھا اور ایک جو ان کو اپنے والد سے تھا. ایک مرتبہ میں نے ایک خاکہ لکھا عطا اللہ قاسمی صاحب کا. وہ خاکہ لکھنے کے بعد میں نے ان کو بھیج دیا آصف صاحب کو کہ اس پہ اپنی رائے دیجیے اور مناسب لگے تو دنیا ذات میں شائع کر دیجیے، جو ان کا ادبی رسالہ تھا. انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. چند روز گزر گئے تو میں نے بہانے سے کسی اور موضوع پہ بات کرنے کے لیے ان کو فون کیا اور باتوں باتوں میں نے پوچھا کہ وہ آپ نے خاکہ پڑھا؟ تو کہنے لگے کہ ارے بھائی وہ بہت اچھا آپ نے لکھا، بہت اس میں شگفتگی ہے، مزاح ہے اور برجستگی ہے، لیکن ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم کسی زندہ آدمی پہ کوئی چیز شائع نہیں کرتے دنیا ذات میں. میں نے یہ بات عطا اللہ قاسمی صاحب کو جب فون پہ بتائی کہ وہ زندہ بندے پہ کوئی شائع نہیں کرتے، زندہ انسان پہ، تو عطا اللہ قاسمی صاحب نے زوردار قہقہہ لگایا اور انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ انتظار صاحب کو ان کی زندگی میں ہی مردہ سمجھ بیٹھے ہیں، کیونکہ وہ انتظار صاحب پہ باقاعدگی سے شائع کرتے تھے. یہ یعنی کہ عشق کی بات ہے. اچھا، پھر ایک دفعہ میرے ہاں کھانے پہ شکیل عادل زادہ اور آصف فروخی تھے، تو وہاں پہ یادداشت کے حوالے سے بات چل پڑی. تو آصف صاحب باقاعدگی سے ہر چھٹی کا دن اپنے والدین کے ساتھ گزارتے تھے گلشن اقبال میں. انہوں نے بتایا کہ میرے والد کی یادداشت کمزور ہوتی جا رہی ہے اور بڑے وہ تشویش میں تھے مبتلا کہ میں اپنے والد کی کس طرح ان کی بھی صحت کو بہتر کر سکتا ہوں. ان کو ٹائم بھی دیتے تھے، ان سے باتیں بھی کرتے تھے اور بہت عزت احترام بھی تھا. ایک یعنی کہ بے تکلفی کا وہ نہیں تھا بلکہ ایک احترام کا بھی بیچ میں ایک اس طرح کا رشتہ تھا. تو مجھے انہوں نے ایک واقعہ سنایا. وہ کہنے لگے، اور یہ شکیل عادل زادہ بھی تھے، وہ کہنے لگے کہ پچھلے دنوں والد صاحب نماز پڑھ رہے تھے تو نماز پڑھتے ہوئے ان کو ایک دم شک ہوا کہ جس طرح وہ یادداشت کھو بیٹھے ہوں اور ان کو آیات جو تھی وہ بھول گئیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنی یادداشت کا امتحان لینے کے لیے غالب کی ایک غزل یاد کرنے کی کوشش کی اور غالب کی غزل ان کو پوری یاد آ گئی. تو انہوں نے نماز میں غالب کی غزل پڑھی اور سلام پھیر دیا. یعنی کہ وہ ایک اپنے والد کا باتوں باتوں میں تذکرہ کرتے تھے. اسی طرح کے بے شمار چیزیں تھیں جس حوالے سے وہ ذکر کیا کرتے تھے. جی بہت ہی اچھی اور زبردست آپ نے یادیں ان کی جو ہیں وہ شیئر کی. اور میں بھی تھوڑا سا بتا دوں کہ میری جب میں 2018 میں بہت سالوں کے بعد واپس آیا تو میری اس وقت کتاب ایک چھپی تھی اور اس کے لیے بھی آصف بھائی نے وہاں T2F میں جو ہے اس کا پورا فوری طور پر انہوں نے بہت ایکسائٹمنٹ سے کہا کہ اچھا آپ کی یہ بک آ گئی ہے، اور انہوں نے پڑھ بھی ڈالی.
मैं हैरान हो गया कि 2-3 दिन में इतनी जल्दी किताब जो है, मुझे तो अब हफ्ता 10 दिन लगते हैं, लेकिन वो उनकी इतनी रिश्ता था कि फौरी तौर पे पढ़ डाली और डिस्कस करना शुरू हो गए, सवाल उन्होंने किए मुझसे, फिर उन्होंने कहा कि मैंने तो वो किताब अपने स्टूडेंट्स से शेयर कर रहा हूँ और ये कर रहा हूँ वगैरह वगैरह। तो वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो उनकी एक जो है इतनी जबरदस्त किस्म की ना सिर्फ ये है कि किताबों की अंडरस्टैंडिंग थी, बल्कि वो इतना इंटरेस्ट लेते थे इन बातों में, इतनी पर्सनल लेवल के ऊपर, कि मेरे ख्याल से कम ही लोग मैंने ऐसे देखे हैं। तो मैं ये अब बढ़ता हूँ अमीना आपा आपकी तरफ। तो थोड़ा सा हमें और ये बताइए कि जो आपने ये मुख्तलिफ टाइटल्स आप जिक्र करी थी, उर्दू की बुक्स जब आपने छापनी शुरू की, और यूपी में बहुत से मजमूए आपने छापे, कलाम जो है मुख्तलिफ शोरा के, मुझे याद है उनकी छोटी छोटी किताबें निकाली गई, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी जिक्र कीजिए। सॉरी, मैं आपको, जी आप म्यूटेड हैं जरा, तो अनम्यूट कर दीजिए। जी रजा, वो एक सीरीज थी विरसा, पाकिस्तान का जो विरसा सीरीज हमने शाये की थी, तो उसमें जैसे कि शनाहिद और जहरा निगाह और परवीन शाकिर, फहमीदा रियाज, इन सब की वो इंतखाब छाप, तो इसमें आसिफ ने बहुत काम किया था। तारुफ लिखते थे, फिर खुद ढूंढते थे लोगों के जिनकी वो शाये करें, और ना सिर्फ मतलब ये अदबी किताबें, वो सियासी मौजू पे भी काफ़ी दिलचस्पी रखते थे। एक हम किताब शाये कर रहे थे ईस्ट पाकिस्तान पे, कि वो किस तरह बांग्लादेश बना। तो हमने ये किया था कि एक बांग्लादेश की एक राइटर थी फिरदौस अजीम और आसिफ, हमने कहा कि आप दोनों मिलके इस किताब का के बारे में आप एक लंबा सा इंट्रोडक्शन लिखें, कि ये दोनों मिलके कोलैबोरेटिव काम होगा। तो उसमें फिर इन दोनों ने मिलके काम किया, और आखिरकार फिर आसिफ ने मुझसे कहा कि अमीना, हम मिलके नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारी जो सोच है इतनी फ़र्क है कि अब हमने खुद ही तय कर लिया आपस में बात करके कि वो अपना लिखेंगी, मैं अपना लिखूंगा, और हम दोनों की शाये हो जाएंगी अलग अलग एसेज। तो इसी तरह हुआ था फिर उस किताब में। तो मतलब ये कि वो ज़ाहिर है वहाना के बहुत अच्छी तरह लोगों से काम करते थे, और बहुत टीम वर्क में बहुत मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छे थे वो। लेकिन जो उनकी राय थी, वो तो अपनी राय थी, बिल्कुल। तो उनकी इस हिसाब से भी जो भी उनकी राय थी उनने वो खुद लिखी, और जो बांग्लादेश की जो राइटर थी उनने अपनी लिखी, और दोनों में आपस में बहुत इत्तेफाक था इस बात पर। और मुझे याद है कि मैं लंदन गई थी, इत्तेफाक से उसी ट्रिप में आसिफ आए थे और इंतज़ार साहब आए थे। इंतज़ार साहब को वो शॉर्टलिस्ट हो गए थे मैन बुकर प्राइज़ के लिए, उनकी एक किताब। तो वहाँ मैंने जब हम लोग लंदन पहुँचे, तो वहाँ बहुत ही अदबी महफ़िलें हुई इंतज़ार साहब के लिए। तो वहाँ मैंने देखा कि आसिफ बिल्कुल इस कदर उनका ख्याल रखते थे, उनके साथ रहते थे, उनके साथ आते थे, फिर बैठते थे पूरी महफिल में उनके साथ। और ख़ास तौर पे जब वो मैन बुकर का प्राइज़ का जब हुआ साउथ बैंक सेंटर में, और तो उसमें इन्हें बिल्कुल समझिए इतना साथ दिया इंतज़ार साहब का कि एक सेकंड के लिए उनको नहीं छोड़ते थे। और उनके बगैर, इंतज़ार साहब ने तो कहा था, मुझसे भी कह रहे थे कि मैं सफ़र नहीं करता आसिफ के बगैर। तो बहुत प्यार और मोहब्बत और मेल थी इन दोनों में। और जैसे मैंने कहा कि हम दोनों तो बहुत ही मज़े से काम करते थे आपस में, बहुत हमारी समझिए इत्तेफाक राय तो होती थी, लेकिन बहुत अच्छा लगता था, मज़ा। बल्कि वो मुझसे मजाक करते थे कि अमीना, यू एंड आई आर पार्टनर्स इन क्राइम, और बहुत कह लगाते थे ये बातें, ये इस किस्म के ये जुमले, वो जैसे मैंने दिलचस्प और हंसी मजाक करते थे। तो मेरी तो मतलब ये हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं उनके बगैर मैं सोच भी नहीं सकती मैं कैसे करूँगी फेस्टिवल। अदब फेस्टिवल नाम आसिफ ने रखा था, कि हम इसका नाम, पहले हम सोचे थे पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल, लेकिन जैसे आपको पता था फिर हमारे खिलाफ केस हो गया था
کہ آپ یہ نام کیوں رکھ رہے ہیں. پھر آصف نے پھر ادب فیسٹیول نام رکھا. دیکھیے ہمارا مقصد یہ تھا، جب ہم نے پہلے کراچی لٹریچر فیسٹیول کی تھی، ہم نے اس قدر سمجھے کہ جوش و خروش سے لوگ آئے اور اتنی اچھی ہمیں رسپانس ملی کہ ہم نے سوچا، پھر لوگ کہنے لگے یہاں بھی کریں، وہاں بھی کریں، اس شہر میں کریں، اس شہر میں کریں. پھر ہم نے سوچا، ہم نے کہا کہ دیکھیں ہم ہر جگہ نہیں کر سکتے، ہم ایک آپ کے لیے ایک نمونہ بنا رہے ہیں، ایک ماڈل بنا رہے ہیں. ملتان سے لوگ آئے، پشاور سے آئے کہ آپ ہمارے شہر میں کریں. ہم دونوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے لیے ماڈل بنایا ہے، آپ اس کو کریں، آپ خود کریں اور ہم آپ کی مدد کریں گے. آپ کو مطلب ٹیکنیکل قسم کی ہم ہیلپ کریں گے، رائے دیں گے، لیکن فیسٹیول آپ خود کریں تاکہ ایک یہ قسم کی پاکستان میں ایک تحریک بن جائے بالکل ادبی جشن کی. اور واقعی ماشاءاللہ وہ بن گئی تھی، اور وہ اسی لیے بنے کہ ہم نے کہا کہ آپ لوگ خود کریں. اور ہم نے یہ بار بار ہم لوگ کہتے تھے کہ دیکھیے یہ اس کی کوئی کاپی رائٹ نہیں ہے، یہ اوپن سورس ہے، آپ کریں جہاں مرضی کریں، اسکولوں میں کریں، یونیورسٹیز میں کریں، اور کلچرل سینٹرز میں کریں، آرٹس کاؤنسلز میں کریں. اور وہ ماشاءاللہ ہونے لگی. اور آصف اکثر جاتے تھے، کبھی حیدرآباد جا رہے ہیں، کبھی فیصل آباد جا رہے ہیں، کبھی گوادر بھی ہم لوگ ساتھ گئے تھے ایک دفعہ فیسٹیول میں. جی ہاں بالکل بالکل، ہر جگہ ہونا شروع ہوئے، فیصل آباد میں، سندھ میں، کوئٹہ میں، کہاں نہیں. حارث آپ کوئٹہ میں. جی بالکل، حارث آ گئے ہیں تو حارث آپ پلیز اس سے پہلے کہ انٹرنیٹ کا مسئلہ ہو جائے، پلیز آپ اپنے جو ہیں آپ بات کرے تھے تو وہ انٹرپٹ ہو گئی بیچ میں. بہت معذرت رضا، بہت زیادہ معذرت، میں خود اتنا مس کر رہا ہوں. لیکن جو ایک بنیادی 2-3 باتیں میں کرنا چاہتا ہوں، 3 باتیں مختصراً. عرفان کی بات میں نے عرفان جاوید صاحب کی تفصیل سے سنی ہے، ابھی امینہ آپا کی سنی ہے اور غزل کی بھی سنی ہے. بیچ میں چونکہ وہ کنیکشن کمزور تھا تو کچھ باتیں رہ گئیں، مگر ان کی میں نے گفتگو سنی ہے. اور عطیہ نے بھی یقیناً بہت نزدیک سے جانا ہے آصف کو، اور بہت محبت کا رشتہ ہم سب کا رہا ہے. 3 باتوں کی طرف میں اشارہ کروں. ایک تو پاکستان کا جو ادبی منظرنامہ ہے اس میں ایروڈائٹ رائٹرز بہت کم ہیں، یعنی جنہیں آپ کہیں کہ جو عالم بھی ہوں اور ادیب بھی ہوں. یہ ذرا تھوڑی سی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہماری تمام قومی زبانیں جتنی بھی ہیں اردو سمیت، اس میں لکھنے والے اپنے کام کے علاوہ شاید دیگر لوگوں کا کام بہت کم توجہ سے پڑھتے ہیں، اور تو یعنی کم ہیں، محدود چند لوگ ہیں جن کو عالمی ادب کا، پاکستانی ادب کا، پاکستان کی تمام زبانوں میں لکھے جانے والے ادب کا، جنوبی ایشیائی ادب کا اتنا ادراک ہو، اتنا فہم ہو، اور اس پہ انہوں نے اتنی پابندی لکھا. تو ایک لٹریری اسکالرشپ وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ان کے جو ادبی حیثیت ہے کہانیوں کے حوالے سے بھی، اور 2-1 نثری نظموں کی بھی انہوں نے کتابوں میں کچھ تجربات کیے، تو وہ عرفان صاحب کی بات سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں. 3 ادوار کا انہوں نے ذکر کیا، بہت عمدہ بات. لیکن ایک جو دوسرا ان کا بہت بڑا اہم ان کا میں سمجھتا ہوں کہ اچھا لٹریری اسکالرشپ میں تراجم کی بات بھی ہو سکتی ہے، وہ ایک تفصیل طلب بات ہے کہ انہوں نے جو تراجم کیے ہیں وہ بہت اہم تراجم ہیں. ساتھ ساتھ ان کا ایک بہت بڑا جو ایک امینہ آپا نے جس کا انہوں نے تذکرہ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا آپا کا اور آصف کا پاکستان کے ادبی منظرنامے پر ایک بہت بڑا احسان ہے جسے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. اور وہ احسان یہ ہے کہ انہوں نے مل کے جو ادبی میلوں کا ایک ایسی بنجر ثقافتی اور ادبی صورتحال میں نئے سرے سے بیج اور پانی دینے کا کام کیا، اس کے لیے دونوں لائق صد تحسین. اس میں سمجھتا ہوں کہ آصف نے ان کے ساتھ جس طرح سے پاکستان میں وہ غالب کا جو شعر ہے کہ میں تھا دستہ احباب کی بندش کی گیا، منتشر ہو گئے میرے رفقا میرے بعد. تو یہ کام میں سمجھتا ہوں کہ آصف نے کیا فیسٹیولز کے ذریعے سے. اور یہ بات بالکل بجا ہے کہ باقی جتنے فیسٹیول ہوں اتنا اچھا ہے، جتنا زیادہ اس کام کو آگے بڑھایا جائے اتنا اچھا ہے. اور پورے ملک کے چپے چپے میں یہ فیسٹیول شروع ہوئے، اور نہ صرف شروع ہوئے بلکہ اگر آپ یاد کریں کہ کارلٹن ہوٹل میں جو پہلا تھا وہ کتنا معذرت کے ساتھ لیکن اس میں انگریزی کا عمل دخل بہت زیادہ تھا،
और वो समझ में आती है हमें बात कि एक बैनुल अक़वामी इदारा कर रहा है, वो था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों ने मिलकर जिस तरह से पाकिस्तान के तमाम लिखने वालों को, उर्दू के अदीबों और शायरों को खास तौर पर, मगर दीगर जबानों के लिखने वालों शायरों को दीगर जबानों की कुतुब की रस्म इजरा, उस पर गुफ्तगू, ये उनका दूसरा बड़ा मैं समझता हूँ कि काम है और इसको समझा जाना चाहिए क्योंकि 10-15 बरस में फैला हुआ है, ये अहम काम है। तीसरा जो उन्होंने एक बहुत एक दिलचस्प वाकया भी है, वो दिलचस्प वाकया ये है कि आसिफ मुझे बहुत मोहब्बत करते थे और सरजनिश भी करते रहते थे कि भाई ये तरक्की पसंदों के चक्कर में तुम पड़ जाते हो बहुत ज्यादा, तो ये शायरी जो है सहाफत के नजदीक नहीं होनी चाहिए। लेकिन साथ साथ हौसला अफजाई भी बहुत करते थे। मगर मैंने उनसे एक दफा कहा कि भाई ये जो सिंधी से आपकी जो मोहब्बत है और जो सिंधी अदीबों और शायरों के आप तराजुम करते हैं और उन्हें यानी उनके साथ एक मुकालमा आपने बाकायदा शुरू किया है, तो वो तो सारे तरक्की पसंद अदीब और शायर हैं और उर्दू के तरक्की पसंद अदीब और शायर आपको बुरे लगते हैं और सिंधी के तरक्की पसंद अदीब और शायर आपके नजदीकी दोस्त हैं। तो कहने लगे इस किस्म की बांटने वाली बातें न किया करो, इस मुकालमे की बहुत अहमियत है। और मैं समझता हूँ कि आसिफ इस सिलसिले में वो पहले आदमी है, चूंकि आप पाकिस्तान में जो नस्ली और लिसानी तासुबात और नस्ली और लिसानी तफरके हैं उनको मिटाने वाले लोगों में मैं समझता हूँ कि वो उनका एक पायनियरिंग किरदार है, क्योंकि उन्होंने फहमीदा रियाज का और आसिफ का, उन्होंने उस पूरी एक मुकद्दर फजा को खुशगवार फजा में तब्दील कर दिया, क्योंकि उन्होंने वो रिश्ते कायम किए और वो रिश्ते अदब और इल्म की बुनियाद पे कायम किए। और जाहिर है कि उनके जो कारफरमा थी, जो उसमें जो चीज उन्हें ड्राइव कर रही थी, वो इंसान दोस्ती थी। तो मैं समझता हूँ कि ये भी आसिफ का एक बहुत बड़ा कारनामा है। अतिया इस बात की मुझे उम्मीद है तायीद करेंगी कि आसिफ ने बिला लिहाज यानी लिसान या मकतब फिक्र लोगों को इकट्ठा किया और सिंध में मैं समझता हूँ कि इसका एक बहुत ही मुस्बत असर जो है वो पैदा हुआ, देखने में आया। तो ये उनकी शख्सियत में इतने पहलू हैं। और वो अभी गजल कह रही थी कि आसिफ जो है उनको थे कहते हुए तकलीफ होती है। मैं तो थे कहने के हक में ही नहीं हूँ, क्योंकि देखिए पहले जमाने का जो शायर अदीब फनकार है वो अपने काम में जिंदा रहता है, और पहले जमाने में तो सिर्फ लफ्ज होते थे, अब तो सौत और तस्वीर भी है। तो उनकी आवाज भी हमारे पास मौजूद है, उनकी तस्वीरें भी हमारे पास मौजूद है। उनकी इतनी प्यारी सी बेटी और जो दूसरी हमारी भतीजी है, ये दोनों मौजूद हैं, मतलब, और इतने उनके चाहने वाले मौजूद हैं और इतना इनकरेजिंग आदमी, इतनी हौसला अफजाई करने वाला हर जबान के अदीब की। और उर्दू का तो जाहिर है कि उनका इलाका ही था, कि वो तो उनका फोर्टे था। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। मगर एक नासिर अब्बास नैयर की बात बिल्कुल बजा है कि उनका बेवक्त उठ जाना तो अपनी जगह वो एक सानिया है, उससे तो हम निकल नहीं सके। मतलब आज की महफिल भी जो है, जो आज आपकी मजलिस ये मुनक्किद की है रजा, मैं आपको इस पे मुबारकबाद देता हूँ, चूंकि ये आपका यानी न सिर्फ ये कि आपने सबकी खिदमत की है, लेकिन आप उनके इतने करीब थे कि आपका फर्ज भी था कि आज हम ये उनकी 61वीं सालगिरह पे ये बात करें। मगर वो नैयर का कहना है कि आसिफ का सारा काम अब हमारे सामने है। अच्छा, ये वो चूंकि सेल्फ इफेसिंग आदमी थे, जैसे कि इरफान ने भी कहा कि वो चूंकि सेल्फ इफेसिंग आदमी थे, तो अब हमारे पास ये मौका है कि उनके काम को दोबारा से संजीदगी से पढ़ा जाए, उनके काम पर वो तनकीदी काम किया जाए जो उन्होंने दूसरों के लिए किया है, जो उन्होंने दूसरे अदीबों और शायरों को मुतारिफ कराया है। अब मेरा ख्याल है कि हम पर ये फर्ज है, हम तो उनके पीछे रह गए हैं, उनके दोस्त, उनके अहबाब, उनके पढ़ने वाले, उनके चाहने वाले, कि वो इन चीजों को, आसिफ के काम को संजीदगी से उसके तज्जिए की जरूरत है। चूंकि उनकी जो यानी तनकीदी तौर पर जो आसिफ की जो कंट्रीब्यूशन है, उसको स्टैब्लिश किया जाना अभी बाकी है। तो मैं समझता हूँ कि ये अब मौका है। और नासिर ये कहते हैं कि उनके उठ जाने की वजह से ये एक वाहिद मुस्बत बात है दीगर लोगों के लिए, वरना तो ये इतना बड़ा सानिया है और इतना अमीक और गहरा दुख है जिसको बर्दाश्त करना, मतलब मैं बिल्कुल समझ सकता था कि गजल पे क्या गुजर रही होगी जब आपने उनसे पूछा कि वो बहैसियत बाप के कैसे थे, क्योंकि हमसे तो ये बर्दाश्त नहीं होता कि वो बहैसियत बड़े भाई के, बहैसियत दोस्त के कैसे। और हमने तो साथ सफर भी किए हैं और साथ बहुत वक्त गुजारा है। और मैं ये समझता हूँ कि इंतजार साहब से उनकी मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन जहरा आपस से भी, जहरा निगाह से भी वो इतनी
उनको उनका ताल्लुक, गहरा ताल्लुक था। तमाम बुजुर्ग अदीबों और शायरों की आसिफ ने बकौले के जूतियां सीधी की हैं और यही उनकी मंजिलत है। और इसी वजह से उनका जो इस वक्त हम याद कर रहे हैं, जो उनकी आसिफ की अपनी हैसियत और अहमियत है, वो उसमें एक बहुत बड़ा इस बात का दखल है कि वो रिवायत से भी जुड़े हुए रहे और जदीदियत को उन्होंने अपनी टर्म्स पे कबूल किया। मैं समझता हूँ ये बहुत एक बुनियादी तौर पे अहम बात है। निहायत इंसान दोस्त, निहायत सेक्युलर, निहायत प्लूरल, लोगों को इकट्ठा करने वाले। और बस एक मैं क्या अर्ज करूं कि इतना, यानी रोज मैं कोई चीज निकाल कर पढ़ता हूँ। और मुझे आज मैं आपको बताता हूँ, मुझे इस बात का एजाज हासिल है कि उन्होंने मेरे नाम अपनी किताब मुनवन की। तो उसमें मैं चूंकि उर्दू यानी बुल्ले शाह से बहुत, मुझे मेरे नाना की वजह से बहुत कुर्बत रही है बचपन से, और तो उन्होंने उस किताब में लिखा, छोटी सी उनकी किताब है, एक आदमी की कमी, कहानियों का मजमूआ है, इरफान बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उसमें उन्होंने लिखा मेरे नाम, मैं मुल्क से बाहर था तो वो मुझे मिस कर रहे थे, तो वरना जाहिर है कि मेरा मकाम या मर्तबा तो नहीं है। लेकिन उन्होंने वो लिखा एक आदमी की कमी में कि हारिस अली के नाम आदमी ढोला बन आया। ये असल में आसिफ के लिए है, मैं तो बिल्कुल इस काबिल नहीं हूँ। आदमी ढोला बन आया जो है वो आसिफ के लिए है। एक इतनी महबूब शख्सियत, एक महबूब सबका, और इतना बड़ा, यानी और बहुत सी बातें। मैं तो जाती जिंदगी की भी सारी मसाइल उनसे मशवरा लिया करता था। बेशक उस पर अमल करूं ना करूं, क्योंकि वो तो एक शरीफ आदमी और साहब मशवरा देने वाले आदमी थे, तो मैं उनमें से आधी बातों में शायद अमल ना करता हूं, लेकिन मैं मशवरा उनसे हर बात पे जरूर करता था। और ये उनकी जो संजीदगी की बात है या लिए दिए रहने की बात है, ये भी हम में से कुछ जो उनके जरा उनको छेड़छाड़ करके जो करीबी दोस्त थे, तो उनके अंदर एक चश्मे हैरान थी और एक बच्चा था जो निकल आता था बाहर कभी कभी, और वो इतनी हैरत का, कोई अच्छा शेर पढ़ के, कोई निहायत शुगुफ्ता लतीफा सुन के वो इतने बच्चों की तरह खुश होते थे और इतनी शुगुफ्तगी का इजहार करते थे, जो शायद उनका परसोना ऐसे जो जनरली था वो नहीं था, लेकिन वो निकल आता था उनके अंदर। तो वो जो एक हैरानी थी और एक जो इम्कान की हैरानी थी, और कि क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ किया जा सकता है अदब में या जिंदगी में, तो वो उनके यहाँ पूरी तरह मौजूद थी। और बहुत उनकी शख्सियत के शुगुफ्ता और खुशगवार पहलू भी थे। महज एक जो संजीदगी का लिबादा ओढ़े रहते थे, क्योंकि वो बहुत शाये थे। ये मैं आपसे अर्ज करूं कि वो बहुत आपको पब्लिक लाइफ में नजर आते थे, लेकिन वो बहुत ही बाज हवालों से बहुत एक, जैसे कहते हैं कि वो झेपते थे और शाये थे। तो वो जो शाइनेस थी उसको छुपाने के लिए एक संजीदगी का विनियर था जो उन्होंने अपने ऊपर एक चढ़ाया हुआ था, लेकिन अंदर से बहुत ही खुशगवार और बहुत मोहब्बत करने वाला आदमी था, जो हम में से चला गया। और मैं ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं कि ये इंसानों के बस का काम नहीं है जितना आसिफ ने किया है। एक तो इतना बिलिस्तेयाब मुतालिया, संजीदगी से, मतलब है कि दुनिया में कोई चीज छप रही है वो आसिफ साहब ने पढ़ ली, मतलब ये तो कोई मतलब जिनों वाला काम है ना, इंसानों के बस की तो ये बात नहीं है। अच्छा, दुनिया की जिस जबान से जाहिर है कि अंग्रेजी के जरिए से पढ़ते थे, लेकिन आप उनसे लातीनी अमरीकी अदब पे गुफ्तगू कर लें, आप उनसे शुमाली अमरीकी अदब पे गुफ्तगू कर लें, और आप उनसे मंजूर कोहियार की जो लड़काना में रहता था उसकी कहानी सुन लें। मतलब ये नहीं, इतना जो एक्सपेंस है ये अब हम कहाँ से लाएं? ये मुमकिन नहीं है। जो लोग रह गए, तो इस लिहाज से ये, इसको अरबी में कहते हैं कि मौतुल आलिम मौतुल आलम। ये असल में सिर्फ ये मजहबी उलमा के लिए बात नहीं होती, ये किसी भी आलिम के लिए है। तो ये एक तरह से तो पाकिस्तान का जो अदबी मंजरनामा और सकाफती मंजरनामा, इन दोनों का एक नाकाबिल तलाफी नुकसान है। और पाकिस्तान की एक ट्रेजेडी यही है कि हमारे यहाँ लोग रिप्लेस नहीं होते। बाहर के समाज जो जरा इल्म दोस्ती जिनके यहाँ ज्यादा है, कुर्बत ज्यादा है अदब से, सकाफत से, तो वहां लोग रिप्लेस हो जाते हैं, मगर आसिफ की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ये एक बहुत इसका एक यानी बदनसीबी का पहलू है। बिल्कुल हारिस, आपने बिल्कुल वो बातें की। मैं पहले आपके आने से पहले मैं यही कहता था, जब पहली बार सुना था तो मुझे यकीन नहीं आया कि कोई शख्स इतनी चीजें बैक वक्त कैसे कर सकता है। और आसिफ साहब जो थे वो, उनमें ये कैपेसिटी भी थी
और ज़ाहिर बात है पैशन भी था, तभी तो वो था। अतिया साहबा कुछ कहना चाह रही थी, मैं आपकी तरफ बढ़ता हूँ। नहीं, आसिफ के पास जिन थे वो हमें बताते नहीं थे, उसके बाकायदा उसके हाथ में शायद जिन्नात थे। अच्छा, और दूसरी बात ये थी कि जो हारिस जब बात कर रहा था तो वो बता रहे थे कि जो इंतजार हुसैन के साथ जो उनकी एक जोड़ी थी, इस तरह से फहमीदा रियाज और आसिफ की जो आपस में नोक झोंक थी ना, वो एक बहुत ज्यादा कॉमेडी शो होता था। और इसके अलावा आसिफ जो जिस तरह से स्टेज पर जैसे नजर आता था, उसके बिल्कुल पीछे वो एक अलग तरह से पेश आता था। और फहमीदा रियाज हमारी इतनी मासूम सी थी, आसिफ उनको इतना ज्यादा जो है छेड़ते थे, इतना तंग करते थे और कई दफा बेवकूफ बनाते थे और बताकर बेवकूफ बनाते थे, और वो हमेशा बेवकूफ बन जाती थी आसिफ के सामने। तो ये काफी जो है ये निजी महफिलों में हम लोग एक दूसरे को सुनाते हैं और सुनाएंगे। और सिंधी अदब के साथ जो उनका ताल्लुक रहा, उसमें ये था कि सिंधी अदब पर उन्होंने बहुत ज्यादा गहरे असर छोड़े और उनमें कितने सारे नौजवानों को उन्होंने जो है ना आगे बढ़ाया और उनको उनकी शायरी पर जो तबसरे किए और उन्हें मतलब हमें समझ में आया उनको जो उनका रुझान और उन सब, या शाह मोहम्मद पीरजादो और आसिफ के साथ दोनों ने मिलकर जो सिंधी अदब के हवाले से किया। और बहुत सारे जो हमारे जेन्युइन जो सिंधी शायर हैं या जो पढ़ने वाले हैं वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो थोड़ी बहुत नेगेटिव सोच रखने वाले हैं वो भी यही कहते थे कि जो आसिफ है वो असल में उसके हाथ में एक पारस पत्थर है, वो जिस बंदे पर हाथ रखेगा वो आदमी जो है वो सोना बन जाता है। तो अगर किसी ने किसी भी राइटर या किसी भी शायर को आसिफ ने छुआ तो इसका मतलब है वो सोना बन जाएगा। या मेरे हवाले से सिंधी अदब में मुझे बहुत ज़्यादा कबूल किया भी गया है, या जो तनकीद भी करते हैं तो वो यही कहते हैं कि ये थी क्या, ये है क्या, इसकी ज़िंदगी से अगर आसिफ निकाल दो तो अतिया क्या है। तो ये बहरहाल एक अदीब की बड़ाई है। अगर उसने अतिया के अंदर से एक अतिया निकाली है तो ये उसके जिन्नात हैं आसिफ के वो ऐसा बंदा कर सकता है। और इस तरह से ख़ास तौर पर हमसे बहुत ज़्यादा शाह मोहम्मद पीरजादो मुझसे सिंधी अदब पर डिस्कस करता था, और वो फ़ोन तो हमें इसलिए करता था कि हमसे पूछना चाहता है, लेकिन 10 गुना उसको खुद को मालूमात होती थी और वो हमें खुद 10 गुना मालूमात बता कर जाता था कि शेख अयाज के फलां अशार के क्या मतलब है, फलां बैत का क्या मतलब है, बेटा ये असल में क्या कहना चाहता है। तो सिंधी अदब उसको इतना ज़्यादा अपना करीबी महसूस होता था। और अदीब वो एक नौजवान अदीब है जो आसिफ के बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं, और लिटरेचर फेस्टिवल में उनको बुलाना और उनको लेकर आना। और दूसरी बात थी कि आसिफ के अंदर जिस तरह से एक जना थी, इस तरह से एक अंदर जौहर था, वो एक सच्चा जौहरी था। वो ऐसे किसी बंदे के टैलेंट को ऐसे पकड़ लेता था कि वो चाहे हमारा कोई दोस्त हो, हम उसको 20 साल से जानते हैं और 20 साल से मैंने उसकी शायरी भी सुन रखी हो। आसिफ से 2 मुलाकातों के बाद आसिफ मुझे बताता था कि जो फलां बंदा है वो कितना बड़ा शायर है, और हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती थी कि इसके पास ऐसा क्या जौहर है जो हम किसी के अंदर से ये चीज़ें नहीं निकाल सकते। और एक इतना जो है ना उसके लिए ये एक तरह से इस तरह से था कि एक जैसे बंदा मैदान जंग में तलवार से लड़ता है और उसको पता है कि मेरा मरना यहाँ है, यही जो है ना उन्होंने कलम के साथ किया कि वो जो है वो उनको पता था कि लोगों के अंदर से अदीब किस तरह से निकालना है, और वो इस तरह से सिर्फ को चीरता हुआ निकला। और कैसे उन लोगों को अदीबों और जो लड़कियां जो जिन्होंने 2 अफसाने लिखे हैं, 3 अफसाने लिखे हैं, उनको आसिफ जानता था कि कहाँ है, कहाँ भाई कौन से रिसाले में तुमने पढ़ लिया है इसको, कौन से मैगजीन से पढ़ा, और कैसे तुम इन तमाम चीज़ों तक पहुँचते हो। उसके पास एक इतनी ऐसी लगन थी, और इस तरह जो खुद हमें भी वो बता रहा है, और आखिरी दम तक, आखिरी मुलाकात तक भी उसके पास बहुत सारे प्रपोजल थे कि हम यहाँ बैठकर अब जो सिंधी अदीबों को किसको बुलाएंगे और तुम्हारे या हमारे घर में बैठकर उनसे क्या बात करेंगे। कि एक बंदा था, उसकी जिंदगी इतनी रवां दवा थी, इसे अचानक किस तरह से उसकी सांस की डोरी टूटी है।
तो बहरहाल यादें बहुत ज़्यादा हैं। अगर प्लीज इजाजत दें मैं मुख्तसर सी बात करूंगा। ये एक चीज की तरफ हारिस ने बहुत अच्छी तवज्जो इन्होंने दिलवाई, वो ये कि अगर आप देखें तो पहले स्कॉलर्स इकबाल थे, ट्राइलिंगुअल थे, फारसी में भी थे, उर्दू में भी थे, अंग्रेजी में भी थे। आप देखिए फैज साहब जो थे वो भी 3 जुबानों पे महारत रखते थे और वो यानी कि पंजाबी में भी लिखते रहे। अच्छा, अब बहुत कम होता गया कि बाइलिंगुअल या ट्राइलिंगुअल लोग हमें नजर आए। आसिफ फर्रुखी उन लोगों में से थे जो मैंने एक मरतबा उनसे पूछा कि आपको ये जो लिटरेचर फेस्टिवल है इससे आपने क्या हासिल किया। उन्होंने कहा कि बहुत सी चीज़ों के अलावा ये हुआ कि इंग्लिश पढ़ने और बोलने वाला तबका और उर्दू पढ़ने और बोलने वाला तबका बिल्कुल जुदा था, इनको हमने ब्रिज कर दिया, यानी कि इनका गैप ब्रिज कर दिया। और उन्होंने एक जुमला बोला, अभी मैं उनका खाका लिख रहा हूँ, उसमें वो मैंने तस्करा भी किया है। उन्होंने कहा पहले अंग्रेजी इन थिंग थी, अब उर्दू भी इन थिंग हो गई है। यानी कि अब उर्दू पहले उर्दू बोलने पे या उसको समझा जाता था कि वो जरा कमतर एक दर्जे पे, वो उसको उस दर्जे पे ले आए कि इब्तदाई प्रोग्राम में जो इन्होंने तस्करा किया वहां पे हुआ था कराची में शेल्टन, वो जो भी उस होटल का नाम है कार्ल्टन, तो उसमें अंग्रेजी था। बाद में तो आप देखिए कि सेंटर स्टेज पे आपको उर्दू के अदीब नजर आते थे। तो ये एक उन्होंने बहुत बड़ा इस तरह का काम किया। और दूसरा ये कि जो मैंने उनके अफसानों का एक इंतखाब किया, एक आजिजाना सी मेरी कोशिश है, वरना उनका टोटल काम की आप क्वालिटी अगर उसमें से निकालें और उनको इकट्ठा करें तो मुझे कोई ऐसा शख्स और नजर नहीं आता जिसने इस तरह की क्वालिटी इतनी तादाद में प्रोड्यूस की हो, भले वो ट्रांसलेशन हो। अमीना सा ये अभी आपने वो शायरी की पतली किताबों का तस्करा किया, भूल गए कि OUP ने बाकायदा बहुत उम्दा अफसाना निगारों के अफसानों का इंतखाब शाया किया जो आसिफ फर्रुखी ने खुद किया। उसमें आप गुलाम अब्बास से शुरू कीजिए, मंटो से शुरू करते करते नैयद मसूद से मसूद अशर तक देखिए, उन सब का उन्होंने वो इंतखाब किया। फिर मज़ामीन के उर्दू अदीबों को उन्होंने अंग्रेजी पढ़ने वालों से मुतारिफ करवाया। डॉन में देखिए वो सारा जो करते, बाकी जगहों पे जो लिखते थे, तो ये बहुत बड़ा काम था कि अब उनके बाद नजर नहीं आता कि ये कौन करेगा, कोई और शख्स ऐसा नजर नहीं आता। आप ये देखिए हमारा जनरली तबका अंग्रेजी वाला जरा लिबरल है, उर्दू वाला जरा कंजर्वेटिव है। वो एक ऐसे शख्स थे कि उनके दोनों जहानों में पैर थे। नतीजा ये कि आप कराची लिटरेचर फेस्टिवल में हर किस्म का प्रोग्राम आपको मिलता था। उसमें आपको हिजड़ों के हवाले से उनके हकूक पे भी प्रोग्राम मिलेगा, हकूक निस्वां पे भी मिलेगा, और इसके अलावा किसी और मौजू जो जरा निस्बतन ऐसा मौजू है जो कि रुजत पसंदों के नजदीक है, उसमें भी आपको मिलेगा। तो ये कोई और शख्स नहीं नजर आता जो ये सारी चीजों को इकट्ठा लेके चल सके। बिल्कुल, बहुत अच्छी, जो ये वही आपने बड़ी अच्छी इसकी इलैबोरेशन की जो हारिस पहले कह रहे थे कि रिवायत और जदीदियत जो है, इन दोनों का इम्तिजाज जिस तरह से उन्होंने किया कि रिवायत को बिल्कुल जारी रखा, कबूल किया, और जदीदियत को भी एक्सेप्ट किया और एम्ब्रेस किया, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं। तो मैं गजल आपकी तरफ आता हूँ क्योंकि सब बातें कर रहे थे, आपको हमने मौका देना चाहिए ज्यादा। तो यू वांट टू ऐड समथिंग टू व्हाट हैज बीन सेड? थैंक यू रजा साहब। कुछ ऐसा खास तो नहीं है ऐड करने को। मैं सिर्फ इरफान साहब आपकी जो बात थी कि अबू मतलब बाइलिंगुअल लिटरेचर के बहुत कायल थे कि उर्दू और इंग्लिश अदब के गैप को ब्रिज किया जाए, और इसके लिए वो जिद्दोजहद भी करते रहते थे। अबू, मैं सिर्फ अपने जात के हिसाब से बात कर सकती हूँ। अब जब हम, क्योंकि मुझे पढ़ना, जिन शख्स के अदब के बारे में आप लोग सब जिक्र कर रहे हैं, उस शख्स ने मुझे पढ़ना सिखाया। तो हम जब बड़े हो रहे थे, हम एक जो गुफ्तगू शुरू होती हमसे थी कि अच्छा क्या पढ़ रही हो आजकल, बस कभी आके किताब रख देते थे, कभी पूछते थे अच्छा क्या पढ़ रही हो आजकल। इसमें जो सबसे बड़ी चीज अब्बू ने सिखाई, और जो मेरे ख्याल से मैं इसलिए जिक्र कर रही हूँ क्योंकि आई थिंक उनके अपने इंटेलेक्चुअल रुझान की तरफ इशारा करती है, वो ये है कि वो जॉनरा
में बहुत ज्यादा जॉनरा से बहुत ज्यादा कायल थे. जबान उनके लिए बाद में आती थी. तो मैजिकल रियलिज्म से जैसे एक पूरी मतलब कई साल हमसे भी ला के एक समर थी. उन्होंने कहा आजकल तुम कुछ मुझे नहीं लगता खास पढ़ी हो, लाओ ये देखो, ये है गैब्रियल गार्सिया मार्केस, ये लो ये पढ़ो, अभी इन छुट्टियों में तुम और कुछ नहीं पढ़ोगी. तो और उसी के साथ साथ फिर उन्होंने मुझे इंतजार साहब की भी किताब दी कि इनको तो तुम जानती हो, घर आते हैं हमारे, लेकिन इनकी किताब मार्केस के बाद पढ़ना. और उनके लिए आई थिंक अब्बू की किताबें जो घर में भी रखी हुई थी, उनकी जो लाइब्रेरी थी जो आप सबने देखी भी होगी, वो जॉनरा के हिसाब से पहले थी. तो अब्बू ही उनकी उर्दू में भी वो यही चाहते थे कि जॉनरा में इनोवेशंस हों. तो इंतजार साहब का तो ये हम सभी जानते हैं कि वो उर्दू के लिए कितने इनोवेटिव थे. तो आई थिंक जबान से ज्यादा मतलब जबान जितना अब्बू के लिए जॉनरा और जॉनरा में इनोवेशन और क्रिएटिविटी बहुत बड़ी चीज थी, जो एक चीज एक तोहफा जो अदब को वो दे के गए हैं, जिस पर काम किया उन्होंने. थैंक यू गजल, बहुत आपकी मौजूदगी ही इतनी अच्छी हमारे लिए लग रहा है कि जो आपने बातें कही हैं पहले भी, कि बस यूँ लग रहा है कि आसिफ भाई भी यहीं पे कहीं हमारे साथ ही हैं. तो मैं अब हमारा वक्त बिल्कुल खत्म होने को है, बल्कि हो चुका है. तो मैं ये चाहूंगा कि मैं आप सब ने अगर आपने कोई आखिरी अपने कमेंट्स ऐड करने हैं तो वो कर दीजिए, फिर हम इसको रैप अप करते हैं. कि हम कोशिश ये करते हैं घंटे से ज्यादा ना हो, लेकिन चूंकि अब बातें इतनी, यादें इतनी हैं, और इतनी, जिस तरह अतिया आपा ने कहा कि उन्होंने कहा कि वो उन्होंने अंदर से कतिया निकाल दी. और ये मुझे याद है फहमीदा आपा, फहमीदा रियाज साहिबा भी यही कहा करती थी कि वो मेरी कहानी की से बाकायदा पूछा करके वो कहते थे क्या है आपकी कहानी भेजिए, ये भेजिए, ये इसमें तर्जुमा कर दीजिए. और वो इस तरह से जो एक एंगेजमेंट थी एडिटर की अकीब से और शायर से, वो बहुत ही अहम चीज थी. तो अमीना आप कुछ कहना चाह रही हैं गालिबन? जी बस मैं ये कहना चाहूँगी कि रज़ा के आसिफ के जो उनके पास ये इल्म का ख़जाना था, ये चाहते थे कि ये बांटें. और इनके जो स्टूडेंट्स थे हबीब यूनिवर्सिटी में, जहाँ वो पिछले कई साल से पढ़ा रहे थे, और मैं उनसे कहती थी आसिफ काश मैं 50 साल और छोटी होती, मैं भी आपकी स्टूडेंट बनना चाहती हूँ. क्योंकि वो उनको इस कदर एक्सपोज करते थे, ऐसी जगहों पे ले जाते थे. जहरा आपा के घर ले गए, उनसे मिलवाया अपने स्टूडेंट्स को, और अक्सर हमारे ऑफिस भी लाते थे. T2F में उनके साथ प्रोग्राम्स करते थे. एक प्रोग्राम था उनमें सिर्फ स्टूडेंट्स थे, आसिफ बिल्कुल पीछे हट के ऑडियंस में बैठे हुए थे, उनसे पूरा करवाया. तो ये उनमें बहुत बड़ी बात थी कि यंग लोगों को वो आगे लाना चाहते थे, उनकी हौसला अफजाई करते थे, और जो भी उनका जुनून था वो उनमें पैदा हो गया था स्टूडेंट्स में, उनके तालिब इल्म में. बिल्कुल, बहुत ही आपने उम्दा बात की. बल्कि मैं आपको बताऊं, जब उनका इंतकाल हुआ तो इतने ज्यादा वो फेसबुक पर, चूंकि यंग लोग बहुत एक्टिव होते हैं, तो जितने मैंने कमेंट स्टूडेंट्स की तरफ से पढ़े, वो तो आप लिखारी और पब्लिशर्स और अदीब और अफसाना निगार और नकाद एक तरफ, जो स्टूडेंट्स ने मोहब्बत का इजहार किया, जो उन्होंने किया, मैं दंग रह गया. बहुत सारे मुझे मैसेजेस भेजे प्राइवेट, हालांकि मैंने उनको बताया भी, वो समझा कि मैं शायद उनका रिश्तेदार हूँ. मैंने कहा नहीं, वो मेरे दोस्त और उस्ताद थे. मगर इतने मैसेजेस मुझे भी आए और मैं हैरान दंग रह गया कि कितना एक शख्स ने इतने मुख्तसर रस्से में इतनी जिंदगियों पे इतने नकूश छोड़े हैं और इतनी मोहब्बतें बांटी और अपने का इल्म का खजाना बांटा है, कि ये वाकई ही बहुत जो है कमाल की बात है. तो हारिस, आखिरी आपका कमेंट लूंगा. जी मैं आपको अनम्यूट कर दूं. जी फरमाइए. जी रजा, बहुत शुक्रिया. देखिए, एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, और आसिफ बहसियत एडिटर, और बहसियत एडिटर न सिर्फ किताबों के, बल्कि जो शहरजाद उन्होंने पब्लिशिंग हाउस बनाया, और दुनियाजाद जो जिसके कोई 50 शुमारे उन्होंने पब्लिश किए, तो वो भी बड़ा एक उसका बुनियादी काम है. मैं उसको कंपेयर करता हूँ शबखून से, जो यानी जाहिर है कि कंपैरिजन दो मुख्तलिफ चीजों का होता है, तो वो दो मुख्तलिफ चीजें हैं, लेकिन उनके यहाँ जो संजीदगी थी दुनियाजाद में, आज में भी हमें वो संजीदगी देखने में नजर आई, मगर आज का फोकस
नसरी नज्म और शॉर्ट फिक्शन पे ज्यादा रहा, कुछ नॉवल भी छापे अजमल ने, लेकिन जो दुनियाजात का एक बड़ा वाइड एक यानी जिसको कहते हैं एम्ब्रेस बहुत वाइड था, और वो उन्होंने उसमें बहुत से अदीबों को इंट्रोड्यूस कराया, और तराजिम भी, और तराजिम उन्होंने गैर मुल्की जबानों के भी और पाकिस्तानी जबानों के भी, तो वो आपको एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो नजर आता है। लेकिन आखिरी बात, और ये लाइटर नोट पे नहीं है, मुझे यकीनन शक है कि कुछ जैसे वो हुकूमतों के और रियासतों और एम्पायर्स के खत्म होने के 50 साल बाद, 100 साल बाद कुछ डीक्लासिफाई होते हैं ना डॉक्यूमेंट्स, डिसएम्बार्गो होता है कुछ, तो मुझे ये शक है और बड़ा कवी शक है कि आज से कोई 10, 20, 25, 50 साल के बाद कोई 10,000 सफ़े और निकलेंगे जो आसिफ ने लिखे हुए होंगे। और अब ये गजल का काम है कि आसिफ की जो अनपब्लिश्ड चीजें हैं, चूंकि गजल का ये इख्तियार है और इनका जाहिर है कि इनकी जिम्मेदारी भी है कि वो जो अनपब्लिश्ड आसिफ की चीजें हैं उन्हें निकालें और वो जल्दी डीक्लासिफाई कर दें, चूंकि मुझे यकीन है, इस बात का यकीन है, कामिल है, शक क्या, यकीन है कि बहुत सा काम आसिफ का ऐसा होगा, क्योंकि वो अपने काम को छापने से ज्यादा पिछले कुछ अरसे में दूसरों के काम को छापने में ज्यादा उनकी दिलचस्पी थी, चूंकि कमिटमेंट उनका जो है, जैसे उन्होंने कहा ना कि जॉनरा, तो आसिफ के लिए जो जेन्युइन अदीब होते हैं और मुख्तलिफ जबानें जानते हैं, उनके लिए अदब जो है वो जबान होती है और वो मुख्तलिफ जबानें उस जबान के डायलेक्ट्स बन जाते हैं। तो ये उनके यहाँ उनका जो बुनियादी कमिटमेंट है वो अदब के साथ, और अदब वो जिस जबान में और फनकार के साथ था, अब वो जिस जबान में भी हो रहा, और अपनी जबान पे तो उनके बहुत एहसानात हैं, और मगर साथ साथ उनके अंग्रेजी लिटरेचर में भी जो उनका कंट्रीब्यूशन है उसे भी हमें संजीदगी से देखना चाहिए। और अंग्रेजी लिटरेचर, एक तो इंग्लिश लिटरेचर होता है, एक लिटरेचर इन इंग्लिश, यानी उन्होंने दुनिया में के पढ़ने वालों के लिए पाकिस्तानी अदब के अंग्रेजी में जो तराजिम खुद किए या दीगर लोगों के मुज्तमा करके फराहम किए, वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। बेशक बेशक, बहुत खूब हारिस, आपने अच्छी तरह समेटा। अतियापा, कुछ आप कहना चाहेंगी मजीद? एक तो यही है कि जो हारिस ने गजल को मुखातिब होकर कहा, उसमें मैं सिर्फ एक जुमला ऐड करूंगी कि कदम बढ़ाओ गजल हम तुम्हारे साथ है। तो जो भी उनको हमारी जरूरत है तो हम हर वक्त उनके साथ है, लेकिन आसिफ का लिखा हुआ एक जुमला भी ज़ाया नहीं होना चाहिए, एक लफ्ज भी ये सब आना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास आसिफ सिर्फ इन तहरीरों में जिंदा है, तो वो सारी चीज़ें तहरीरें हम तक और बल्कि आवाम तक सब तक पहुंचना चाहिए, जिसका हमें इंतजार है। बिल्कुल बिल्कुल गजल, आप, मैं भी इसकी तारीफ करूंगा, आप सब आपके साथ हैं। और इरफान, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इरफान? बस रजा, मैं इतना कहूँगा कि अभी कल सैयद काशिफ रजा से मेरी बात हो रही थी, बहुत अच्छे वो तर्जुमा निगार हैं और बहुत अच्छे राइटर हैं। वो एक बात का तस्करा कर रहे थे, और देखिए आसिफ का रोजाना गुफ्तगू में तस्करा आता है और कहीं कोई ना कोई उनका नया रंग सामने आता है। वो कहते हैं बतौर मुतरजिम उनके जो तराजिम हैं उनमें भी इतनी वैरायटी आपको नजर आती है कि एक जिंदा खिलखिलाती हुई तहरीर है तो उसका तर्जुमे की जुबान जो है वो भी बड़ी जिंदा और खिलखिलाती हुई होगी। इसी तरह एक तहरीर है वो किसी गम की और किसी ऐसे माहौल जो मायूसी का है और दिल शिकन है, उसकी ज़बान भी उनकी वही होगी। तो आप ये देखिए कि ये बड़ी बात होती है कि उनके तराजिम की हत्या की तरफ अभी अगर बात करें तो उसमें भी आपको एक यकसानियत नहीं बल्कि एक तनव्वुर नजर आता है, तो बहुत बड़ी क्वालिटी है। और मुझे ज़ाती तौर पे बड़ी मरतबा ऐसा हुआ कि मैं कहीं पे कोई दो लोग रहे हैं जिनसे मैंने हमेशा रहनुमाई दी ज़ुबान के हवाले से, एक शकील आदिलज़ादा है, एक आसिफ फर्रुखी। आसिफ फर्रुखी को एक एक्स्ट्रा ये एक वो हासिल था कि वो जदीद अदब को भी बहुत उस पर अबूर रखते थे, तो वो ज़ुबान के हवाले से जो तब्दीलियाँ आती थी उनकी मुकम्मल आगाही रखते थे और उनसे रहनुमाई हर वक्त मुयस्सर रहती थी। कोई छोटी सी बात कहीं पे समझ नहीं आ रही, उनको फ़ोन किया और वो मुकम्मल उस चीज़ को जानते होते थे और बहुत उस पर वो थे। तो उन पे काम किया जाए तो बहुत काम होने वाला है। शुक्रिया रजा। बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने इतना वक्त निकाला, और आज आप सबकी सालगिरह है, इतिहास के बारे में उनका जो काम है उसको सेलिब्रेट करना है एक तरह से। ये तो हम जाहिर बात है कि हम सब बहुत करीब थे,
لیکن زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہم ان کو کس طرح سے یاد رکھیں اور جو ان کا کام ہے اس کو کیسے آگے بڑھائیں، کیونکہ جو ان کا ورثہ ہے، جو ان کی لیگیسی ہے، اصل میں وہی روشنی ہے، اسی کو ہم نے پھیلانا ہے. اور عرفان آپ کا، امینہ آپا آپ کا، عطیہ داؤد صاحبہ آپ کا، حارث خلیق اور غزل، بہت شکریہ کہ آپ نے یہ وقت نکالا اور ہم نے یہ ایک چھوٹی سی اپنی ایک نشست جو ہے وہ کی. اور بس میں آخر میں یہی کہوں گا کہ جو جیسے حارث نے کہا کہ ہمارے المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اس طرح کے لوگ جب چلے جاتے ہیں تو جو خلا ہوتا ہے وہ جلدی پر نہیں ہوتا. تو وہ اسی وجہ سے آج کا جو یہ تھا ٹائٹل، میں نے یہ مصرع حالی کا چوز کیا تھا کہ شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا. تو اب یہی بات ہے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ ہم یہ جو آج ہم نے گفتگو کی ہے اسی کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے اور آصف صاحب کو نہ صرف یاد رکھیں گے بلکہ ان کی کمی جو ہے اس کو بھی پورا کرنے کی پوری جدوجہد اور صحیح کریں گے. اسی کے ساتھ خدا حافظ. چلیے جی، تھینک یو سو مچ. سوری کہ وہ تھوڑا لمبا ہو گیا، بٹ زبردست باتیں کی. اچھا آپ نے بہت ہی اچھی